हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन. दिस एग्जाम्पल सेज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर द मैग्निफिकेशन इज हाफ. अब थोड़ा सा देखो, पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है. ये कन्वेक्स मिरर और ऑब्जेक्ट हमने मिरर के सामने रखा हुआ है, राइट. When an object is placed at a distance 60 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर. कन्वेक्स मिरर में हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि इमेज हमेशा बैक साइड में बनती है, मतलब वर्चुअल बनती है, और पोल और फोकस के बीच में बनती है. मतलब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ यहाँ से रे जा रही होगी लाइक दिस, और ये रिफ्लेक्ट होगी, और ये पीछे ऐसे अगर हम इसको बैक ट्रेसिंग करें लाइक दिस, अगर हम इसको बैक ट्रेसिंग करें या रिफ्लेक्ट कराएं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही होगी और एक्चुअली आती फील होगी फोकस से. परफेक्ट है. और अगर हम एक रे यहाँ पे डालें पोल के पास यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर जाएगी और ये एक्चुअली यहाँ से आती फील होगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगी. हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो इमेज का साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, ऑलवेज छोटा होता है, और मैग्निफिकेशन हाफ आ रहा है. हाफ आने का मतलब हुआ इसका साइज इसके साइज से हाफ है. इसको हम बोलते हैं इमेज का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड v. अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो यहां से वैल्यू आएगी हाफ इज इक्वल टू दैट माइनस टाइम्स v अपॉन यू की वैल्यू कितने के इक्वल है 60, लेकिन हम उसे लिखेंगे -60 क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर इस तरफ. तो हम इसको अगर -60 लिख रहे हैं तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है 30 सेंटीमीटर. मतलब इमेज कहां पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है. हम पता है इससे फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन से दैट फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u को हम माइनस बोलेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में. सो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट इज equal to basically 2 minus 1. So this focal length is equal to 60 सेंटीमीटर. मतलब इससे हमें मिरर की फोकल लेंथ पता चल गई. फोकल लेंथ मालूम चलने से हम इसको किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं. उसने फिर हमसे सेकंड पॉइंट पूछा है, एंड सेकंड पॉइंट इज वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3. हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें जिससे मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, 1/3 के इक्वल आ जाए. अभी हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम या तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट लगा सकते हैं फोकल लेंथ के टर्म्स में, या फिर हम इसको दोनों पहले v और u सॉल्व करके फिर देख सकते हैं. मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से करवाता हूं. सो डायरेक्ट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था m इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, और यहां पे मैग्निफिकेशन हमसे कितना बोला जा रहा है, मैग्निफिकेशन इज नाउ इक्वल टू 1/3. तो अगर मैग्निफिकेशन को हम 1/3 रखते हैं तो दिस इज 1/3 एंड दिस इक्वल टू फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी मालूम है. फोकल लेंथ कितने के इक्वल था, दैट वाज 60 अपॉन 60 माइनस यू. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 माइनस यू इक्वल टू 180, एंड दिस यू इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1? माइनस का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, नेगेटिव साइड. मतलब लाइट रेज ऐसे आ रही तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इसके और उल्टे डायरेक्शन में, यहां पे कहीं होगा. दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट वैल्यू. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं पूरे रे ऑप्टिक्स में. अगर किसी चीज का ध्यान देने की जरूरत है तो वो है साइन. हम जनरली साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने लगाया एज सच, लेकिन जब इसको अप्लाई कर रहा था तो मैंने साइन रखा. मैंने यहां पे u की जगह 60 नहीं रखा, मैंने क्या रखा, -60. तो v आया +60. +60 का क्या मतलब हुआ, इधर की ऑपोजिट, पता चला ऑपोजिट यहां पे होगा v, तभी ये आ रहा है 60 के इक्वल. सो वी हैव कैलकुलेटेड v बाय दिस रिलेशन. सिमिलरली जब हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करा तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है उसका साइन हम कभी नहीं रखते. जो हमें गिवन होता है उनका साइन हम प्रॉपर प्लेस करते हैं और उसके हिसाब से हमें फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है. डन हो गया. यहां से हमें फोकल लेंथ मालूम चला. दोबारा हमने फॉर्मूला अप्लाई करा. हमने जो ये फॉर्मूला अप्लाई करा इसमें हमने प्रॉपर साइन यूज करा. कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो f की वैल्यू हमने +60 रख दी. अगर ये कनकेव होता तो मैंने यहां पे माइनस रखा होता. साथ साथ में मैग्निफिकेशन कितना दिया, 1/3, मैंने 1/3 रख दिया. अगर -1/3 होता तो मैंने माइनस रखा होता. तो ऐसे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और उसके बाद हम u कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर आंसर कैलकुलेट हो जाता है.
चलो ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, मैं भी इसको लिखवाता नहीं हूं, पढ़ता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नंबर 1 पॉइंट 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 पॉइंट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ध्यान रखना, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। An object is placed in front of at distance 10 centimeter or 5 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 15. Find the position, comma nature and magnification of the image produced. ये हमसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ध्यान से देखना, हमने क्या निकालना है। उसने बोला फाइंड पोजीशन, कॉमा नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इसका मीनिंग समझो आप, इसका क्या मीनिंग है। पोजीशन का मतलब कहां पे बनती है, नेचर का मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये नेचर होता है। और मैग्निफिकेशन आप समझते हो, हमने ये सारी चीजें सॉल्व करनी है एंड ट्राई करनी है, कम से कम हमने कैलकुलेशन करनी पड़े। तो यहां पे हमें 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, पहले ये पूछा है फिर ये पूछा, सो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। मिरर इज कनकेव, ये हमारे पास मिरर होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है कहीं यहां पे, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और हमने कैलकुलेट करना है कि इमेज कहां पे बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, कनकेव मिरर के केस में हमें अच्छे से मालूम है आर की वैल्यू नेगेटिव में होती है। यहां तो मैंने वैल्यू रखी है, बट अदरवाइज हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो वी हैव टू यूज दिस माइनस, एंड यू इज -10 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात करते हैं हम ये वाली, पोजीशन निकालना है। पोजीशन के लिए भी अप्लाई फॉर्मूला, बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहां पे साइन रखा, यहां पे साइन रखा, अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। फॉर्मूला इज 1/f, या 1/f वाला लगा सकते हैं, 2/r वाला लगा सकते हैं। 2/r इज इक्वल टू 1/v 1/u, and this is 2 divided by -15 is equal to 1/v plus 1/-10। यहां से रिलेशन आता है 1/v is equal to 1/10 minus 2/15, and this is equal to 30, और यहां पे आएगा this 3 minus 4, so this is -1/30। इसका मतलब इमेज कहां पे बनेगी, माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस कहने का मतलब हुआ इमेज कहीं यहां पे बनेगी। क्लियर हो गया। इसका मतलब वी कैन राइट इट एज -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहां पे बनेगी, मिरर के पीछे के मिरर के सामने। अगर मिरर के पीछे इमेज बनती तो वो यहां पे बनती, और यहां बनती तो वी पॉजिटिव आता क्योंकि वो इधर होता। एक्चुअली नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पे बनेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्स एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, हमें इमेज की पोजीशन मालूम चल गई। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा नेचर। नेचर में आपको बता देता हूं, जब भी कभी मिरर के सामने इमेज बनेगी तो वो रियल बनेगी ऑल द टाइम। लेट मी शो यू। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 15 दी है, तो फोकल लेंथ यहां पे आएगी और वो होगा 7.5 के बराबर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा और ये होगा 15 के बराबर। क्लियर है। सो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड आर। इमेज कहां पे बननी चाहिए, इमेज आर से बाहर बननी चाहिए। आंसर 15 से ज्यादा आएगा, यस आ रहा है। तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, एक रे को ऐसे फॉल कराते हैं और पैरेलल वाली रे फोकस से पास करते हुए ऐसे चले जाती है, एक जाती है पोल से और वो ऐसे चले जाती है और यहां पे इंटरसेक्ट करके इमेज बनता है। एंड साफ देखो इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो अगर कोई आपसे बोले नेचर बताओ, इमेज का नेचर बताओ, तो आप कह सकते हो कि नेचर होगा रियल, इमेज रियल बनेगी। नंबर 2 इन्वर्टेड, नंबर 3 मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है, बड़ा बन रहा है, ये वाला साइज बिग है। या ऐसे भी देखो, ये इसको यू कहते हैं, इसको वी कहते हैं। अगर वी ज्यादा होगा यू से तो इमेज हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी। सो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, मतलब मिरर के ठीक सामने बनेगी। ये हमारी इमेज का नेचर होगा। तो हमें नेचर मालूम चल गया। उसके बाद हमसे पूछा मैग्निफिकेशन।
so this magnification m is equal to minus v upon u is equal to माइनस टाइम्स, ध्यान से देखो इमेज रेज ऑब्जेक्ट से चलती हैं और रेज जा रही हैं राइट डायरेक्शन में, डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में और इमेज भी है लेफ्ट में, मतलब u भी नेगेटिव आएगा, माइनस टाइम्स u भी नेगेटिव आएगा और v भी नेगेटिव आएगा। u की वैल्यू v की वैल्यू यहां पे आ रही है देखो -30, सो वील हैव दिस -30 डिवाइडेड बाय -10, यहां से वैल्यू आएगा -3। -3 का क्या मतलब हुआ, इमेज कितनी बड़ी बनेगी, 3 टाइम्स लार्जर होगी, मतलब इसका साइज इसके साइज से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। माइनस का मतलब क्या है, ये उल्टा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट अपसाइड था तो इमेज डाउन साइड बनेगी। इट वॉज दी फर्स्ट पार्ट। नाउ वी कैन हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में गिवन है u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और 5 का मतलब ऑब्वियस ही बात है ये मिरर है, ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा होगा यहां कहीं, और ये 5 होगा, और फोकल लेंथ कितना दूर था, फोकल लेंथ था 7.5। आपको शायद मालूम होगा जब भी कभी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में बनते हैं, फोकस और पोल के बीच में बनते हैं तो इनकी इमेज हमेशा पीछे बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। नहीं याद है तो अभी देख लेते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट, रे ऐसे जाएगी, पैरेलल जाने वाली रे हमेशा फोकस से पास करती है, सो इट विल बी गोइंग लाइक दिस। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, एक रे को हम यहां पे फॉल करा सकते हैं इस जगह, और यहां फॉल होने के बाद रे ऐसे जाएगी कुछ ऐसे, और ये कहां पे मीट करेगी, ये कहीं पीछे मीट करेगी, जगह थोड़ी कम है, आप मान लेना कहीं पे यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा इस जगह। हम साफ साफ दिख रहे हैं, वैसे तो डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है इमेज साइज में बड़ी बन रही है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा है, एक जैसा है, पॉजिटिव आएगा, और जो v की वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी, u की वैल्यू माइनस होगी, ऐसा हमें सामने दिख रहा है। लेट अस चेक नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u ऑब्जेक्ट यहां पे कितना दूर 5 सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे -5 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज r/2, दैट वाज -15/2। परफेक्ट हो गया। और हमें इमेज कैलकुलेट करना है, सो वी हैव 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। So this value is 1 upon -15/2 plus 1 upon -5 equal to 1 upon, oh, this has become right, wrong. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, and f is -15 divided by 2. तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकलती है 1 upon v is equal to 1 upon 5 minus 2 upon 15, दैट इक्वल टू, यहां पे आएगा 15, यहां पे आएगा 3 minus 2, दैट इज 1 upon 15, सो दिस v इक्वल टू +15। प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हुआ ऑपोजिट साइड, मतलब ये 15 के बराबर होगा, सो दिस कम्स आउट 15। पहला पार्ट हमें समझ में आ गया। उसने दूसरा पूछा था नेचर, तो नेचर कैसा है, नेचर हमें साफ साफ दिख रहा है, नेचर होगा वर्चुअल, क्योंकि जो पीछे बनेगा वो रियल तो नहीं बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट, और मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड कैसे बनेगा, क्योंकि हमें वो दिखाई दे रहा है कि v ज्यादा है u से, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू -v अपॉन u, दैट इक्वल टू माइनस टाइम्स v इज +15, u इज -5, दिस बिकम्स +3। +3 होने का मतलब क्या हुआ कि इमेज वैसे बन रही है जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर ये इरेक्ट है तो ये वाली इमेज भी कैसे बन रही है, इरेक्ट बन रही है। परफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट, दीज वर फ्यू एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी के जितने क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इसी तरह से होंगे। आप साइन कन्वेंशन को ध्यान रखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पास थ्रू होना। पास थ्रू का मतलब हुआ कि हमारे पास एक लाइट रे है and this light ray is in medium 1 and this it's a boundary and it is medium 2. Let's say light ray is coming from medium 1 side and penetrating into medium 2 and then passing through.
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है? लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी इज न्यू देन इट इज न्यू। अगर स्पीड इज v1 तो यहां पे हो जाती है v2। इफ वेवलेंथ इज λ1 तो यहां पे वेवलेंथ हो जाती है λ2। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड बदल जा रही है, लैम्डा या वेवलेंथ बदल जा रहा है। ये इस बदलाव की वजह से लाइट में हल्का सा शिफ्ट आता है। शिफ्ट आता है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में। और शिफ्ट कब आता है? जब हम लाइट को नॉर्मली फॉल नहीं कराएं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट while passing from one medium to another is refraction। और इसमें हम क्या देखते हैं? हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक मीडियम है, ये वाला वन मीडियम, और ये है टू मीडियम। यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, और इस पे जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू लेट अस से c। और ये लाइट यहां पे एंटर कर जाती है और यहां पे स्पीड हो जाती है लेट अस से v। तो कोई हमसे पूछे कि ये जो मीडियम वन में सी क्यों है, तो पता चलता है कि सी इसलिए क्योंकि ये वैक्यूम है। और यहां पे वी क्यों है? क्योंकि ये कोई और मीडियम है, कोई और मीडियम है। इसका मतलब इस मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। इस मीडियम की प्रॉपर्टी, क्योंकि वैक्यूम तो एक हो सकता है लेकिन मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम। हम लोग पूरे चैप्टर में इसको म्यू से डिफाइन करेंगे। और म्यू का मतलब होता है रेशो। आप समझाता हूं। जब हमारी लाइट इस वाले मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी रफ्तार या स्पीड कम हो जाएगी। कितनी ज्यादा कम हो जाएगी? जितनी ज्यादा कम हो जाएगी वो उतनी ज्यादा डेंसिटी को डिफाइन करेगा कि ये वाला मीडियम उतना ज्यादा डेंसर है। और मीडियम डेंसर होने का मतलब हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रिलेशन होगा सी और वी में, और ये सच में रेशो होता है, एंड द रेशो इज सी अपॉन वी। तो जिस भी मीडियम में वी जितना कम होगा ये रेशो उतना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो कोई आपसे एक लाइन में पूछे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोल सकते हैं इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये उसका रेशो होता है। अब आप इमेजिन करो कि लाइट दो अलग अलग मीडियम से पास करती है। ये बाउंड्री, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू। लाइट सबसे पहले मीडियम वन से आ रही है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू वन। लाइट अभी एंटर हो जाती है इस वाले मीडियम में जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू टू। अगर कोई हमसे बोले कि म्यू वन का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सी अपॉन वी वन, क्योंकि यहां पे स्पीड होगी वी वन के इक्वल। और म्यू टू का मतलब क्या है, तो म्यू टू इज सी अपॉन वी टू। अगर हम इनका आपस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। मतलब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में जब हम कैलकुलेट करते हैं, रेशियो निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम कुछ ऐसे लिख रहे होते हैं म्यू टू वन, और ये इक्वल टू आएगा सी। यहां पे लिखा है म्यू टू, यहां लिखा है म्यू वन। म्यू टू को हम क्या बोल रहे हैं? सी अपॉन वी टू। सो दिस वैल्यू इज सी अपॉन वी टू डिवाइड बाय सी अपॉन वी वन इज इक्वल टू म्यू टू वन। एंड व्हेन वी सॉल्व इट, ये बन जाता है वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू म्यू टू वन। ये है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज मैंने आपको बताई अभी अभी कि हमारे जब हम इस मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, न्यू एंड न्यू। तो हम v1 को क्या लिख सकते हैं? न्यू इंटू लेमडा वन डिवाइडेड बाय न्यू अपॉन लेमडा टू, या न्यू लेमडा टू, एंड दिस इज म्यू टू वन। तो ये बन जाता है फाइनली लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इक्वल टू म्यू टू वन। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले स्नेल ने करा, इसलिए हम इनको स्नेल्स लॉ या स्नेल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। सी, अगर हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब म्यू की वैल्यू
कम है, दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2 एंड μ1 इज लेस देन μ2, ऐसा कुछ है। तो μ1 को हम बोलते होते हैं रेयरर, दिस इज रेयरर मीडियम, और μ2 को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम μ1 और μ2 की वैल्यू को रेयरर और डेंसर के नाम से जानते हैं। स्नेल ने सबसे पहले देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर हम एक लाइट रे को सीधा नॉर्मली फॉल कराते हैं, ऐसे नॉर्मली फॉल करेगा तो लाइट रे में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे चले जाती है, बस फर्क इसका पड़ता है स्पीड का फर्क पड़ जाता है। मतलब यहां पे स्पीड कुछ और होगी और यहां पे स्पीड कुछ और होगी, और जहां पे रेयरर होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, जहां पे डेंसर होगा वहां पे स्पीड कम होगी, बट डेविएशन नहीं आएगा, लाइट रे सीधे चले जाएगी। लेकिन अगर हम लाइट रे को किसी एंगल पे फॉल कराएं, लेटेस्ट से जैसा हम रिफ्लेक्शन में देख रहे थे, ये नॉर्मल है और ये रेयरर है और ये डेंसर है। अगर हम लाइट रे को नॉर्मल के पास ऐसे गिराते हैं ऐसे, तो इस वाली चीज को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर लाइट रे डेंसर में जाती है तो डेंसर की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टैंड करो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है अगर हम रेयरर से डेंसर में जा रहे होते हैं। तो स्नेल ने अपने एक लॉ में बताया जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि इंसिडेंट रे, मैं लिख नहीं रहा, आप खुद से लिख लेना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। मतलब ये सब के सब, ये तीनों के तीनों इसी प्लेन में लाई करते हैं, कोई भी आउट ऑफ द प्लेन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये रे निकलने के टाइम थोड़ी बाहर आ जाए, थोड़ी अंदर को चले जाए। मतलब अगर हम एक प्लेन लें और इसको यहाँ पे प्लेन को इसके साथ टच कराएं तो ये तीनों के तीनों उस वाले प्लेन में टच कर रहे होंगे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये स्नेल का फर्स्ट लॉ है। स्नेल का सेकंड लॉ है कि अगर हम लाइट रे को जब पास करा रहे हैं तो यहां पे एंगल आ रहा है I, यहां पे एंगल आ रहा है R, और ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये रेयरर होगा, ये μ1 है, ये μ2 है। ध्यान से देखा जाए तो μ1 इज लेस, μ2 इज मोर, और अगर ध्यान से देखें तो I इज मोर, R इज लेस। एंड अगर हम इसका साइन बना दें तो साइन I इज ऑल्सो मोर एंड साइन R इज ऑल्सो लेस। तो स्नेल ने सबसे पहले इसको चेक करा, बहुत अच्छे से चेक करा, एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बताया कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब μ1 छोटा है, μ2 बड़ा है, और साइन I बड़ा है, साइन R छोटा है, अगर हम इन दोनों को, एक छोटा और एक बड़ा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या इन शॉर्ट ऐसे बोलें, जिस मीडियम का म्यू है उसी मीडियम का साइन I आपस में मल्टीप्लाई करें, दैट इज μ1 इंटू साइन I, तो ये दोनों इक्वल होते हैं μ2 इंटू साइन R के। इस एक्सपेरिमेंट का प्रूफ हमारे पास, हमारे लेवल पे, जब हम +2 लेवल पे पढ़ते हैं तो इसका प्रूफ नहीं है, यहां से हमारी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होती है। हमने ये फॉर्मूला याद करना होता है क्योंकि स्नेल ने अपने डेरिवेशन में, मैथमेटिकल प्रूफ में इसको जस्टिफाई करके हमें दिया कि μ1 इंटू साइन I इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। इसका मतलब और थोड़ा समझा देता हूं। सपोज करो कि हमारे पास एक बाउंड्री है, एक रे यहां से आ रही है और ये नॉर्मल है, ये एंगल बन रहा है थीटा, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। उसके बाद लाइट रे ऐसे चले जाती है और ये एंगल बनता है लेट से फाई, और ये है μ2। हम लोग कोई बात नहीं करते कौन सा डेंसर है कौन सा रेयरर है। स्नेल के लॉ के हिसाब से μ1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन फाई। मीनिंग हमें समझ में आ गया, हम जिस वाले मीडियम का म्यू ले रहे हैं उसी का एंगल ले रहे हैं, जिसका म्यू ले रहे हैं उसी का एंगल ले रहे हैं, उनका आपस का प्रोडक्ट कैसा है, सेम है। अगर सेम होगा तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगेन हम एक चीज दोबारा देख लेते हैं जैसा हमने पहले देखा था। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये मीडियम की बाउंड्री है। दिस एंगल इज कॉल्ड I, दिस इज कॉल्ड R, और दिस इज कॉल्ड μ1, दिस इज कॉल्ड μ2। μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। अगर हम ऐसे लिखें μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ऐसे भी हम स्नेल लॉ को लिख सकते हैं। और इसको कैसे समझा सकते हैं, इसको हम समझा सकते हैं द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन जब कभी मैं अप्लाई करता हूं स्नेल लॉ तो मैं इस हिसाब से अप्लाई नहीं करता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं इस हिसाब से अप्लाई करता हूं, जिस मीडियम का म्यू उसका साइन, जिस मीडियम का म्यू उसका साइन, और ऐसे करते हैं तो हमारे पास चीजें बड़े आराम से निकल आती हैं। जैसे इमेजिन करो हमारे पास ये बहुत सारे मीडियम है, एक लाइट रे यहां पे फॉल होती है लेट से आई एंगल पे, फिर यहां चले जाती है लेट से आर एंगल पे, फिर यहां पे फॉल होती है, फिर वो चले जाती है थीटा एंगल पे, फिर यहां पे फॉल होती है, फिर वो चले जाती है फाई एंगल पे। अगर हमें बीच की इंफॉर्मेशन ना रिक्वायर्ड हो, हमने केवल यहां और यहां की इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे बोले कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के इक्वल और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 के इक्वल, आई की वैल्यू आ रही है सपोज करो 60 डिग्री, और कोई आपसे बोलता है फाई कैलकुलेट करो, तो ऐसे वाले केस में आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है μ1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स इधर का म्यू और यहां का एंगल, इधर का म्यू और यहां का एंगल इक्वल होगा, तो बीच वाली इंफॉर्मेशन हम लीव कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें रिलेशन मिलेगा, दिस μ1 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 2 into sine phi. So we can have this sine I was 60 degree is equal to 2 into sine phi. This 60 is √3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू साइन फाई, यहां से फाई निकल के आता है साइन इनवर्स √3/4। ये हमारे पास ऐसे एक रिलेशन निकल के आ जाता है जब हमें एंगल कैलकुलेट करना हो, मतलब हम इंटरमीडिएट चीजों को बीच में छोड़ सकते हैं। अगर हमें यहां की इंफॉर्मेशन निकालनी होती तो हम इसको और इसको रिलेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर पाते, हम बाकी की इंफॉर्मेशन को लीव कर सकते थे। सो ये है बेसिक स्नेल लॉ, और आज के लेक्चर में हम इतना रखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग इसके स्नेल लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे और इसके बाद डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।